Hi kids, today we would be discussing about the topic of motion, describing motion around us. इस चैप्टर से जुड़े concepts and the terms we'll talk about in this video और हम start करते हैं with the concept of motion and rest. What is motion and what is rest? In our day to day life हम ऐसा देखते हैं काफ़ी चीज़ें मोशन में हैं, काफ़ी चीज़ें रेस्ट में हैं, जैसे कि पंछी उड़ रहे हैं, पानी बह रहा है, नदी में मछलियां तैर रही हैं, हम इनको कंसिडर करते हैं मोशन में. एंड द ट्रीज एंड द हाउस एंड द बिल्डिंग्स दे आर स्टैग्नेटेड एट वन पॉइंट और हम इन्हें कंसिडर करते हैं एट रेस्ट पर. तो क्या कंसेप्ट है मोशन का और क्या कंसेप्ट है रेस्ट का, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे. तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है. देर इज अ थिंग कॉल्ड रिलेटिव टर्म्स. अब इसमें होता क्या है, देखिए फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम रिलेट करके पढ़ते हैं और इन्हें हम रिलेटिव टर्म्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई आस्क अ स्टूडेंट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी एंड समवन आस्क मी वेदर दिस स्टूडेंट इज टॉल और शॉर्ट, देन आई नीड टू हैव अ कंपैरिजन पॉइंट और उसके आधार पर मैं बता सकता हूँ कि टॉल है या शॉर्ट है. तो देयर इज अ कंपैरिजन पॉइंट विच इज नीडेड और इस चीज़ को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से जानते हैं. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर आपका नज़रिया क्या है चीज़ों को देखने का, उस तरीके से क्वांटिटीज चेंज होती है. तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो मोशन में है, और एल्स वी वुड कंसीडर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अब टाइम के साथ पोजीशन चेंज करने का मतलब ये है कि रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. रेफरेंस पॉइंट का मतलब, एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से एक कार में 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ. एक इंसान इस गाड़ी को जाते हुए देख रहा है बाहर से. जो लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं उन लोगों के लिए आसपास की सीनरी इट इज मूविंग एंड रेस्ट द ऑल द पैसेंजर्स आर स्टैग्नेटेड, वो एट रेस्ट है. लेकिन जो इंसान इस पूरे मोशन को बाहर से खड़ा होकर देख रहा है उसके लिए सीनरी रुकी हुई है और कार चल रही है. तो ये रेफरेंस पॉइंट होता है. तो अब मोशन और रेस्ट के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने चीज़ों को इस तरीके से समझा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स, अपनी आसपास की इमीडिएट सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में कंसिडर किया जाएगा, एल्स द ऑब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड एट रेस्ट. तो अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में तो वो रेस्ट पे माना जाएगा. अब देखिए की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर. मोशन और रेस्ट को समझने के लिए हमें अपने दिमाग में चीज़ों को सिंप्लीफाई कैसे करना है, उसके लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं. हम जो रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं वो इस तरीके से कंसीडर किया जाता है जो कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जो न्यूटन्स के लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता हो. अमूमन फिजिक्स में ऐसे रेफरेंस पॉइंट को लिया जाता है जो किसी डिस्टेंट स्टार के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है. अब इतनी दूर कोई सितारा है वो तो हमें रुका हुआ ही दिखेगा, तो इसलिए वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक तरीके से रुका हुआ ही होता है और हम उसके रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं. अब जो ये हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें the person are moving in a car, there are few people who are sitting in a car and moving together, and then there's a scenery which is moving for the people sitting inside the car, and the scenery is stagnated for a person who's watching the motion of the car from the outside. अब इन दोनों चीज़ों को अगर एक ऑब्जर्वर स्पेस से देख रहा होता तो अर्थ के मोशन की वजह से उसको वो सीनरी भी चलती हुई लगती और उसको वो लोग और वो गाड़ी भी चलती हुई दिखती. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सारा खेल मोशन और रेस्ट का उसी चीज़ का है. यू हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया और बेसिक कंसेप्ट दैट व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए एंड हाउ द थिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी इन मोशन और एट रेस्ट. उसके लिए आप इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बात करेंगे. ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहली टेक्निकल टर्म है डिस्टेंस. स्पेस में यदि 2 पॉइंट्स हैं, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट ए एंड देन देयर इज अ पॉइंट बी. स्पेस में यदि कोई 2 पॉइंट्स हैं और उनके बीच का एक्चुअल पाथ लेंथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज नोन एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. अब इस डिस्टेंस की रीडिंग आप लोगों को हर लोकोमोटिव में
स्पीडोमीटर के साथ एक मीटर लगा होता है जिसपे कुछ नंबर्स डिस्प्ले होते हैं, ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं, इसे ओडोमीटर कहते हैं। ये ओडोमीटर वुड गिव यू द डिस्टेंस रीडिंग, बट एक्चुअल किलोमीटर्स और मीटर्स आर ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं बस, मैग्नीट्यूड और यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में कुछ राशन की दुकान पर सामान लेने गए और वहाँ पर जाकर हमने राशन वाले से कहा कि भैया 2 किलो आटा दे दीजिए। तो हमने दो चीज़ें मेंशन करी। वी हैव मेंशन द मैग्नीट्यूड विच इज़ 2 एंड देन वी हैव मेंशन द यूनिट विच इज़ केजी, 2 kg। तो दुकानदार समझ गया, उसने आपको आटा पैक करके दे दिया। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको बताने के लिए, समझने के लिए, एंड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज नीडेड। मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विथ यूनिट इज नीडेड। ऐसी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट मीटर्स होती है। फर्दर यूनिट्स भी हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, किलोमीटर्स, माइक्रोमीटर्स, फेमीमीटर्स, सब डिफरेंट यूनिट्स हैं। आप लोग उसके बारे में इन डेप्थ जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को सब पता चलेगा। बट SI यूनिट इज़ अ यूनिट विच इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थ्रू आउट द ग्लोब, वो हमारी मीटर है। अच्छा, अब क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब एक एग्जांपल यहाँ पर एक छोटा सा लिया है हमने कहा एक स्टूडेंट है जो 10 मीटर आगे चलता है, फिर 5 मीटर पीछे की ओर चलता है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड बी 10 मीटर्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड 5 मीटर्स इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। सो द सम टोटल वुड बी 15 मीटर्स। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ पे निर्भर करता है कि असलियत में किस रास्ते को फॉलो किया और टोटल कितना पाथ लेंथ कवर किया। दिस इज डिस्टेंस। नाउ we'll move on to the next quantity, next technical term. Okay, this point is repeated. Okay, next is displacement. Displacement क्या है? फिर से we'll consider these 2 points A and B. मान लीजिए from point A to point B there are multiple number of ways to reach. एक रास्ता ऐसे जा रहा था, एक रास्ता ऐसे जा रहा था और एक रास्ता ऐसे जा रहा था। आउट ऑफ दीज 3, लेट्स से अगर हम फर्स्ट रास्ते पर गए तो हमने x किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर हम दूसरे रास्ते को चुनते हैं तो हम y किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, और अब अगर हम तीसरे रास्ते को चुनते हैं तो हम z किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है दो पॉइंट्स के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का स्पेस में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए और बी को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन उन दो के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, हैंस डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, अब इसमें जो ये सेकंड पाथ है ये डिस्प्लेसमेंट है। रेस्ट 1, 3 एंड 2 की जो रीडिंग है किलोमीटर्स की, ये इनके बीच का डिस्टेंस है, अलग अलग रास्ते से ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर में फ़र्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी इज़ वन विच रिक्वायर्स यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपसे कहें एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगाया गया, तो जब तक हम फोर्स की डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करेंगे द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट कन्वेड कम्प्लीटली। तो पूरी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट उन्हीं में से एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। सिर्फ ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात की जाती है। अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि मोशन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हुआ।
लेट्स से मोशन इज प्रोसीडेड इन मल्टीपल डायरेक्शंस, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग केसेस में अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था। तो जब हम नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर करना है और वो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए घर से घूमने के लिए निकले, फैमिली के साथ घूम फिर के वापस शाम को घर ही आ गए, तो जहाँ से आपने मोशन शुरू किया था, यू हैव एंडेड योर मोशन एट दैट पॉइंट ओनली, हेंस द डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो। इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाए तो उस सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है बच्चों। इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन के दौरान भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, बिकॉज सर्कल का कोई भी स्टार्टिंग और कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ईच एंड एवरी पॉइंट वुड बी कंसिडर्ड एज इट्स स्टार्टिंग और इट्स एंडिंग पॉइंट। तो इस वजह से टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट एक सर्कुलर मोशन में फॉर अ कंप्लीट रोटेशन और रिवॉल्यूशन वुड बी जीरो। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। गौर कीजिएगा, the SI unit is same for distance and displacement. The only difference is one is a scalar quantity, one is vector quantity. So while doing calculations or numericals, you have to keep in mind कि हम distance calculate कर रहे हैं या displacement calculate कर रहे हैं, then our answer would depend accordingly, would change accordingly. Okay, so let's have an example. A boy travels from a point 10 meters forward and then he moves 5 meter backwards. तो अब स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बनेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन, ऑब्जेक्ट या ये बॉय वुड बी स्टैंडिंग हेयर वंस ही ट्रेवल्स 5 किलोमीटर्स बैकवर्ड, उसकी फाइनल पोजीशन ये है जो कि स्टार्टिंग पोजीशन के आगे है, इसलिए वी हैव रिटन 5 मीटर फॉरवर्ड। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फर्क देखने को मिलता है। एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वांटिटी विच इज स्पीड। स्पीड इज distance traveled per unit time, or we can say rate of change of distance, rate of change of distance भी कह सकते हैं इसे। अब देखिए स्पीड होती क्या है। स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। इफ एन ऑब्जेक्ट travels equal distance in equal time interval, then the motion would be considered as uniform motion and the speed of the motion would be uniform. तो speed हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरीके से है। Now the thing is, the difference जो distance और displacement में था, वही difference speed और इसकी another quantity which is velocity उसके बीच में है। क्योंकि speed rate of change of distance है, जब भी हम whenever we'll use this word rate in science, इसका एक ही मतलब होता है that we are talking with respect to time, टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो स्पीड का अगर जनरल फॉर्मूला देखें दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टाइम रिस्पेक्ट में बात हो रही है। समय के साथ एक ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस कैसे बदल रहा है ये उसकी स्पीड बताती है। तो अगर इसकी वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन की बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एक ऑब्जेक्ट कितनी तेज या कितनी धीरे चल रहा है ये उसकी स्पीड से हम जज करते हैं। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा रोड पर चलते हुए देयर आर रोड साइंस ऑफ स्पीड लिमिट विच सेज 40 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 2 व्हीलर्स और 50 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 4 व्हीलर्स। अलग अलग तरीके के आप लोगों ने रोड साइंस देखे होंगे। दीज रोड साइंस दे आर टेलिंग यू अबाउट द स्पीड। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें that would be meter per second. Other units are also there, for example kilometers per hour और centimeter per second. इसके अलावा और भी कॉम्प्लेक्स यूनिट्स होती हैं। जैसे जैसे हम आप इस टॉपिक को आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप उन कॉम्प्लेक्स यूनिट्स को भी सीखेंगे, बट फॉर नाउ योर SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ये हमें पता होना चाहिए। अदर यूनिट्स विच आर किलोमीटर पर आवर एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड, इनका इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा, दूसरी क्वांटिटी जो है
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्पीड का, इससे पहले आगे चलें तो देखिए, लेट्स से अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड देन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। ए से बी के बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर्स है, बी से सी के बीच का डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर्स। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार वुड बी 60 प्लस 40 विच इज 100 किलोमीटर्स। एंड लेट्स से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, पूरा टाइम ए से सी तक जाने का जो कार को लगा दैट इज 2 hours. So now we can calculate the speed as total distance traveled upon total time taken. Not speed, we are talking about average speed. अब average speed क्या होता है? देखिए, speed तो किसी एक मोशन की है कि एक ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल किया और उसकी क्या स्पीड रही। बट इफ़ यू हैव ब्रेक जर्नी का मतलब आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना था, बट आपने बीच में ब्रेक ले लेकर ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अलग अलग डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए अलग अलग टाइम लगा है। मान लीजिए हम यहाँ से एक अपनी लोकेशन से आप लोग किसी और दूसरी लोकेशन पर ट्रैवल कर रहे थे विच इज लेट्स से 3 to 4 किलोमीटर्स 3 to 4 hours अवे। अब 3 से 4 घंटे की जर्नी एक साथ ना करते हुए आपने बीच में रेस्ट लिया, ब्रेक लिया, कभी ट्रैफिक मिला, कभी रोड ओपन था, तो आपकी स्पीड भी चेंज होती रही अकॉर्डिंगली। इसके हिसाब से आपने अलग अलग जर्नी को, अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में ट्रैवल किया। अब इस पूरे ओवरऑल जर्नी का अगर मुझे स्पीड कैलकुलेट करना है, दैट वुड बी योर एवरेज स्पीड। उसका फॉर्मूला है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 100 किलोमीटर्स एंड द टोटल टाइम टेकन इज 2 hours। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे या किलोमीटर्स डिस्टेंस अपॉन टाइम कैलकुलेट करेंगे एंड दैट कम्स आउट टू बी 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो 50 किलोमीटर्स पर आवर की एवरेज स्पीड से फ्रॉम ए टू सी ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। तो कार की जो एवरेज स्पीड है पूरी जर्नी की वो 50 किलोमीटर्स पर आवर। हो सकता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ज़्यादा समय लगा हो, फ्रॉम बी टू सी कम समय लगा हो, क्योंकि हमें दिख रहा है कि डिस्टेंस कम है। मोर ओवर इट डिपेंड्स ऑन वेरियस कंडीशंस कि हमारी गाड़ी की स्पीड क्या थी, कितना टाइम हमें लगा एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। बट द ओवरऑल थिंग इज इफ यू आर कैलकुलेटिंग स्पीड you would calculate distance and time, but if you're calculating average speed, ये ज़्यादातर ब्रेक जर्नीज के लिए यूज होता है and then you would calculate total distance and total time. एवरेज स्पीड का कंसेप्ट, स्पीड और एवरेज स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। जिस तरीके से स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है, उसी तरीके से वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है वो बताती है हमें वेलोसिटी। मोर ओवर वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। जब हम स्पीड को विद डायरेक्शन मेंशन करते हैं तो वो वेलोसिटी कहलाती है बच्चों। अच्छा, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर इसकी वर्ड डेफिनेशन की बात करें, ये चीज़ हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग, बट along with it will also tell us in which direction, कौन सी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वो तो बताएगी। जिस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का फर्क है, उसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी में भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का फर्क है। एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है एंड इफ द नेट डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो फॉर अ मोशन, तो उस दौरान उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। स्केलर क्वांटिटीज़ ज़्यादातर हम ऐसे देखते हैं कि ज़ीरो से नीचे की वैल्यूज़ अटेन नहीं करती, दे वुड अटेन अ वैल्यू इधर ज़ीरो और अ पॉजिटिव वैल्यू। बट वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्योंकि डायरेक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, इस वजह से वेक्टर क्वांटिटीज़ वुड बी पॉजिटिव, वुड बी ज़ीरो, कुड बी नेगेटिव। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस एंड सिचुएशंस। अच्छा, जिस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम थी, उसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी आल्सो हैव सेम यूनिट्स। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होती है। ठीक,
आगे चलते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी. नेक्स्ट टर्म इज एवरेज वेलोसिटी. जिस तरीके से एवरेज स्पीड था उस तरीके से एवरेज वेलोसिटी है. तो अगर एवरेज स्पीड के हिसाब से समझने की कोशिश करें कि भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, सो एवरेज वेलोसिटी शुड बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ऐसा होना चाहिए. बट अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं ब्रेक जर्नीज के लिए, तो उस दौरान हमें डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो एवरेज वेलोसिटी को अगर और रिफाइन तरीके से समझे, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ये तो होता ही है, डिस्प्लेसमेंट जोन सी दिशा में है उसी दिशा में एवरेज वेलोसिटी भी होगी. अगर let's say an object is traveling from point A to point B and the distance between these two points is 80 kilometers, point B being on the east side of the point A, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स ईस्ट है. इसी तरीके से हमारी वेलोसिटी भी टुवर्ड्स ईस्ट होगी. ये बात तो ठीक है, बट ये ब्रेक जर्नी नहीं है, ये एक स्ट्रेट जर्नी है. अगर आपके पास ब्रेक जर्नी है तो एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट को और अच्छे से रिफाइन करके समझने के लिए यू कैन अंडरस्टैंड दैट एवरेज वेलोसिटी इज नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अब नेट डिस्प्लेसमेंट से हम क्या समझते हैं, देखिए ये पॉइंट ए था, यहाँ पॉइंट बी था, यहाँ पॉइंट सी था. हम ए से बी तक गए, बी से सी पर आए. तो अब ए से सी के बीच, लेट से ए से बी के बीच हमें 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया और हमें लेट से 20 मिनट्स का टाइम लगा. फ्रॉम बी टू सी वी हैव ट्रेवल्ड लेट से 1 किलोमीटर एंड द टाइम टेकन इज 10 मिनट्स. नाउ द एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल is net displacement. Net displacement would be calculated the distance between A to C. वो होगा net displacement, क्योंकि initial position A है, final position C है. तो initial position और final position को straight line से ज्वाइन करेंगे और वो distance कहलाएगा net displacement. हम net displacement कैलकुलेट करेंगे और टोटल टाइम के लिए हम 20 + 10 30 मिनट्स रखेंगे. अब क्योंकि ये वेक्टर्स हैं तो वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन अभी इस आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये सिर्फ समझने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए कि देखिए जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज कैलकुलेटेड एज पर नेट डिस्प्लेसमेंट. अभी आप लोगों के पास जो है वो ये कंसेप्ट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक बच्चों, नाउ एवरेज स्पीड के लिए एक अलग से स्लाइड ऐड किया है सो दैट यू वुड गेट द बुलेट पॉइंट्स. फटाफट से देख लेते हैं. एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, और इट गिव्स अस द ओवरऑल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी. पूरी जर्नी के दौरान ओवरऑल स्पीड क्या रही है, एवरेज स्पीड क्या रही है, ये वो है. स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं देन वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि कितना टोटल डिस्टेंस था और कितना टोटल टाइम लगा. ये बातों को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब हम एवरेज वेलोसिटी का एक एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चों. फटाफट से देखिए एवरेज वेलोसिटी का एक एग्जांपल. लेट से जिसमें नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है. लेट से आप घर से किसी डेस्टिनेशन पॉइंट तक गए, वहां तक जाने के लिए आपने 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर वहां से आप वापस घर पर आ गए. अगेन यू ट्रेवल्ड द डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स. स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपका सेम हो गया है. इस दौरान टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो 100 किलोमीटर्स है बट टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0 सिंस द स्टार्टिंग पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज सेम. इस सिनेरियो में आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी, क्योंकि बच्चों एवरेज वेलोसिटी इज नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. और इस रेशियो में अगर ये वाली क्वांटिटी 0 है तो ये ओवरऑल वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसलिए हमारी एवरेज वेलोसिटी 0 आती है. तो ये एक तरीका है समझने का चीज़ों को कि हाउ द डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट्स द वेलोसिटी. ठीक है, आइए आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन.
तो हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है. नाउ कम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. विद टाइम हाउ वेलोसिटी वेरीज, वेलोसिटी समय के साथ कैसे बदल रही है, इस बात को एक्सेलरेशन से दिखाया जाता है. तो वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ये इसकी वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन है. उसके बाद मान लीजिए ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इट कुड बी इंक्रीजिंग और इट कुड बी डिक्रीजिंग. Since the acceleration is change in velocity over time, ये चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है. इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन आपकी वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है. मान लीजिए यू हैव स्टार्टेड योर मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी u और फिर यू हैव एंडेड योर मोशन विद फाइनल वेलोसिटी v. तो किसी भी चीज़ का चेंज निकालने के लिए हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं. तो हमने कहा एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड देन डिवाइडेड बाय टाइम. अब आपकी फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से कम है तो ये चेंज नेगेटिव आएगा, ज़्यादा है तो ये चेंज पॉजिटिव आएगा. इसी वजह से चेंज इन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है. तो ओवरऑल एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो. तो इसी तरीके से हमने कहा, देखिए वेलोसिटी को बदलने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड का बदलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो टू गेट अ चेंज इन वेलोसिटी यू कैन ईदर चेंज द डायरेक्शन, यू कैन चेंज द मैग्नीट्यूड और you can change both, you can change both speed and direction of the velocity. तो अब इस तरीके से एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी बनी जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है. और अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. अब कुछ दो तीन चीजें हैं. इफ योर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इफ योर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड इफ योर एक्सेलरेशन इज जीरो. ये तीन केसेस हम लोगों ने समझने हैं. Positive change in velocity gives positive acceleration, negative change in velocity gives negative acceleration and negative acceleration is also known as retardation. Negative acceleration को हम retardation भी कहते हैं. आइए एक फटाफट से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इस चीज़ को. लेट्स से एक कार रेस्ट से रुकी हुई थी, वहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करती है, तो जो रुका हुआ पॉइंट है उसको रेफरेंस पॉइंट लिया गया, हेंस टाइम जीरो और इनिशियल वेलोसिटी जीरो समझी गई वहाँ पर. वहाँ से नेक्स्ट 2.5 सेकेंड्स में ये अपनी वेलोसिटी चेंज करती है, बढ़ाती है और अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. इन द नेक्स्ट 2.5 seconds, let's say total time of 5 seconds, it attains a velocity of 10 meter per second and in next 10 seconds it attains a velocity of 20 meter per second. So अब हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ये है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी ये थी और टोटल टाइम टेकन हमारा बच्चों 10 सेकेंड है. तो नाउ द acceleration can be calculated from the formula v minus u over t. Final velocity minus initial velocity. Final is 20, initial is 0, divided by 10 is 2 meter per second square. ये एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन का उदाहरण है बिकॉज द स्पीड इज इंक्रीजिंग. एक नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं. इसको फटाफट से बुलेट पॉइंट्स में समझ लेते हैं क्या होता है. रिटार्डेशन इज वो रेट है जिस रेट से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद टाइम. It is a rate with which velocity is decreasing with time, hence it is also known as deceleration or retardation. It's up to you कौन सा टर्म यूज करते हैं. अच्छा, जब समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी तो उसमें हम नेगेटिव एक्सेलरेशन देखने को मिलता है. रिटार्डेशन भी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है. ऐसा यूनिट इज सेम, जो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट है वही रिटार्डेशन की ऐसा यूनिट है. बस आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो इन दो पॉइंट्स में है. अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन है, और अगर डिक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे रिटार्डेशन है. जो एग्जाम्पल अभी समझा था उसी एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं. ये कब देखने को मिलता है, जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक जाए. रुका हुआ ऑब्जेक्ट चलेगा तो एक्सेलरेशन है, चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुकेगा तो रिटार्डेशन है. ऑब्वियसली रुकने के लिए स्पीड कम करनी पड़ेगी, ब्रेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो उसी तरीके से हमने माना एक ऑब्जेक्ट था जो रेफरेंस पॉइंट
t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड से अपना मोशन स्टार्ट करता है। बाय द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स वो रुक जाता है और उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। हेंस द इनिशियल वेलोसिटी इज 20, फाइनल वेलोसिटी इज 0, टाइम टेकन इज 10 सेकेंड्स टू अटेन दिस वेलोसिटी। अब रिटार्डेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी ही लगाते हैं। आप चीज़ों को पॉजिटिव रखने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद रिटार्डेशन की वैल्यू नेगेटिव ना आए, इसलिए यहाँ पर आप u माइनस वी भी यूज कर सकते हैं, और एल्स यू कैन राइट v माइनस यू विच इज 0 माइनस 20, सो माइनस 20। इतना आपका चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट किया जा सकता है, डिवाइडेड बाय टाइम, दैट विल बी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर आप रिटार्डेशन के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में डायरेक्शन मेंशन करनी है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चलते हैं। ये कंसेप्ट था स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब इन सबको समझने के बाद न्यूटन ने कहा हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को पूरी तरह समझने के लिए उसका ग्राफ भी बना सकते हैं, और ग्राफ देखकर, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ देखकर कुछ बातों का पता लगाया जा सकता है कि मोशन कैसा है, और कुछ चीज़ें कैलकुलेट करी जा सकती हैं कैसे। आइए वो देखते हैं। सबसे पहले जो ग्राफ बनते हैं वो होते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of an object, of a motion of an object, shows how the object changes its distance with time. टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे बदल रहा है वो देखा जाता है। तो इसमें एक्स एक्सिस में हम लोग बच्चों टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कितने तरीके के हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। Let's say a distance time graph is a straight line parallel to time axis. This represents that with time distance is not changing. Hence, we can say that the object is at rest. समय के साथ डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन है, और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट कम्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो इस ग्राफ को देखकर ये समझा जा सकता है दैट विद टाइम डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट के साथ डिस्टेंस समय के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्यों है? क्योंकि इस मोशन के दौरान इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तभी ये ग्राफ ऐसा ट्रेस हो सकता है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होके कोई कर्व होता, किसी भी शेप का कर्व होता, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है, बिकॉज द डिस्टेंस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम बट द चेंजेस आर नॉट इक्वल। इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल नहीं है, इसलिए दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये जो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इसको हमने बुलेट पॉइंट्स में तैयार किया है। और जो ये शब्द है स्टीपनेस या स्लोप ऑफ द ग्राफ, इसको समझते हैं आगे वाले टॉपिक के बाद। तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, फर्स्ट केस इज यूनिफॉर्म मोशन। टू रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल व्हेन योर ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये वाला। नेक्स्ट इज अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स, जब आपका ग्राफ एक कर्व होता है, कुछ इस तरीके का। कर्व कैसा भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। द ओनली थिंग इज इट रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन सिंस द चेंजेस इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर नॉट कांस्टेंट, आर नॉट इक्वल। इस तरीके से समझ सकते हैं। और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाला जो ग्राफ है बच्चों, वो ये वाला ग्राफ था हमारा, जो टाइम के साथ डिस्टेंस नहीं बदल रहा था। तो ये तीन तरीके के ग्राफ बनते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इनको देखकर हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है। नाउ कम्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ और द स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ। स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों, या स्टीपनेस का क्या मतलब होता है कि आपने जो ये ग्राफ बनाया है, इसका पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स के साथ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, उसका टैन। इस तरीके से स्लोप को कैलकुलेट किया जाता है। ये ग्राफिकल मेथड है
एनालिटिकल मेथड की बात कर लेते हैं कि भाई थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा अभी नहीं पढ़ा तो कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, बहुत आसान होता है इस चीज़ को कैलकुलेट करना। स्टीपनेस ऑफ ग्राफ कैलकुलेट करने के लिए हम एक काम करते हैं, हमने ग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट ले लेना है, क्योंकि ये ग्राफ है, वी वुड हैव द एक्चुअल रीडिंग्स ऑफ द पॉइंट्स। अगर इसमें मैं कोई भी 2 पॉइंट एज्यूम करूं तो इनकी एक्स रीडिंग्स और वाई रीडिंग्स मैं ग्राफ की मदद से कैलकुलेट कर सकता हूं। लेट्स से वाई रीडिंग्स आर y2, y1, x रीडिंग्स आर x1, x2। रीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू y1 वो x1 कहलाएगी एंड द रीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू y2 वो x2 कहलाएगी। x2 इस पॉइंट की x रीडिंग, x1 इस पॉइंट की x रीडिंग, इस पॉइंट की y रीडिंग y1, इस पॉइंट की y रीडिंग y2 कहलाएगी। नाउ वी कैन कैलकुलेट द स्लोप विद दिस फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यदि आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू स्पीड। इससे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये स्लोप जो निकाल रहे हैं इससे निकलेगा क्या बच्चों, इससे कैलकुलेट होगी आपकी स्पीड ऑफ द मोशन। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ये फॉर्मूला काम करता है और उसी के लिए ये ग्राफ भी काम करता है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट तरीके के जो ग्राफ बनते हैं वो होते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें हम लोग एक्स एक्सिस पे स्टिल विल कीप टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस विल कीप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसलिए कहा जाता है इसे। फिर से उतने तरीके के ही ग्राफ हैं, फटाफट से देख लेते हैं। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, this represents that with time velocity is not changing, hence this is uniform motion. टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को दिखाने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ऐसे दिखाया जाता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है, जो अभी हम पीछे देख कर आए, जिसका हमने स्लोप कैलकुलेट किया बच्चों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो आता है जो एक लाइन है बट दिस लाइन इज इंक्रीजिंग। इट शोज विद टाइम वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड इट इज चेंजिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। कांस्टेंट चेंज है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज है, इक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल टाइम है और ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी के साथ अगर यही ग्राफ इस तरीके से होता बच्चों, स्ट्रेट लाइन तो होती बट गिरती हुई स्ट्रेट लाइन होती। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम बट इट इज डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग, हेंस दिस शोज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर हो गई इतनी सी बात, बड़ा आसान था। स्ट्रेट लाइन दिखाती है यूनिफॉर्म मोशन, उठती हुई स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, गिरती हुई स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो इस तरीके से हम अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को दिखा सकते हैं। अब फिर वही बात आती है, इस ग्राफ से इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले आप लोग देखिए, ये की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, बट ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तभी निकाला जाएगा व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तब आप उस ग्राफ से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करना है कैलकुलेट, देखिए बच्चों, फिर से वही ग्राफ, टाइम वेलोसिटी, 2 पॉइंट ले लेते हैं इस ग्राफ पर। इट कैन बी इंक्रीजिंग लाइन और इट कैन बी अ डिक्रीजिंग लाइन, डजेंट मैटर, द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द स्लोप डजेंट चेंज, ये ऐसा ही रहता है। फिर से 2 पॉइंट, ये x1 x2, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1 y2।
अब क्योंकि ये ग्राफ है तो ग्राफ में सारे पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, आप इजीली स्पॉट कर सकते हैं कौन सा पॉइंट कौन सा है, उसकी वैल्यूज आप स्पॉट कर सकते हैं और उन वैल्यूज को स्पॉट करने के बाद आपने रफ में लिख लेना है कि x1 इतना है, x2 इतना है, y1 इतना है, y2 इतना है, एंड देन यू पुट इट इनटू द फॉर्मूला ऑफ स्लोप अगेन. सो स्लोप इक्वल्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. यहाँ पर आप ये वैल्यू डालेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको मिलेगा क्या बच्चों, एक्सेलरेशन. तो यहाँ से डायरेक्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है इस ग्राफ की मदद से. कीप दिस इन माइंड. ओके, स्लोप से एक्सेलरेशन. अब एक वैल्यू और है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप के अलावा, स्लोप तो हमने 2 पॉइंट से कैलकुलेट कर लिया, स्लोप के अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए लेट्स से हमें ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2. t1 से t2 के बीच हमें इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था. सो वी विल कैलकुलेट द एरिया अंडर कर्व. एक्स एक्सिस के साथ इस कर्व का जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया कैलकुलेट करेंगे. इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए इस पूरी फिगर को विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज दिस ट्रायंगल, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से. और दूसरा ये रेक्टेंगल, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ से. दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल एरिया ये मिलेगा हमें डिस्प्लेसमेंट विच इज हाफ बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू विड्थ. ये टोटल एरिया की जो भी वैल्यू आएगी, अब इसकी लेंथ निकालने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट लेंथ के लिए t2 माइनस t1 लेंथ हो गया. ये विड्थ कैलकुलेट करने के लिए आप जो भी पॉइंट यहां से ले रहे हैं, जो भी रीडिंग आपने यहां से ली थी y1 की, सो y1 माइनस 0, क्योंकि ये यहां से यहां तक विड्थ है बच्चों. ये पॉइंट 0 है रेफरेंस पॉइंट हमारा, तो y1 माइनस 0 ये आपकी विड्थ हो गई. सिमिलरली फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैलकुलेट करना था हमने, है ना. तो बेस तो इस केस में भी आपका t2 माइनस t1 ही रहेगा. हाइट कैलकुलेशन के लिए दिस पॉइंट ये आपका y2 पॉइंट था, सो हाइट इज y2 माइनस y1. इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड फॉर दैट यू नीड टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व t1 से t2, जितना भी आपको टाइम क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंगली वहाँ से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. उसका डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा आपको. आगे चलते हैं, फटाफट से जितनी बातें अभी हमने करी उनको देख लेते हैं. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन. स्लोपिंग लाइन, टेढ़ी लाइन, तिरछी लाइन जो हमने पढ़ी थी वो स्लोपिंग लाइन है. और डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जो होती है वो दिखाता है हमारे रिटार्डेशन को. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ग्राफ से मिलती है. तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में विल लुक एट द इक्वेशन ऑफ मोशन. अब न्यूटन ने किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को पूरी तरह एक्सप्लेन करने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन दी हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. उनकी डेरिवेशन, ग्राफ में उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उनका यूज कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू.